इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आगे तो भैया आज क्लास में हम करने वाले हैं क्या? याद होगा वो दिन, याद है वो दिन? क्या हमने सब कुछ पढ़ लिया? क्या हमने पहली बुक के सारे न्यूमेरिकल विद सीक्वेंसिंग खत्म कर लिए? पहली बुक के। आज दूसरी बुक के कराने वाला हूं, तो बहुत सारे छात्र और छात्रा यहां पर ऐसे होंगे, हो सकता है जिन लोगों ने अभी तक पहली बुक वाले न्यूमेरिकल ना देखे हो, वो सिर्फ वो न्यूमेरिकल नहीं, फॉर्मूला ना देखे हो। वो सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं है, यहां पर बैठे एक एक बच्चे को जो इस वीडियो को देख रहा है, आई थिंक उसे पता होगा, वो तभी इस क्लास में आया। तो जिसने नहीं देखी जाके लिंक देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वो क्लास खत्म करो। सिर्फ मात्र 35 मिनट की है, 40 मिनट की है। 40 मिनट में तुम्हारी पूरी पहली बुक की सारी दुख दुविधाएं खत्म। हर बच्चे को पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में दिक्कत आती है, वो सारे खत्म। और एनर्जी इतनी ज्यादा है वहां पे, तुम लोगों को मेरी से एनर्जी मैच करने के लिए थोड़ा खा पी के बैठना कुछ, वरना मेरी एनर्जी मैच नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए हम क्या क्या करेंगे भाई? आज हम शुरुआत करेंगे रे ऑप्टिक्स के साथ। पहली बुक के अंदर हमने कितने चैप्टर खत्म किए? अपने लगभग सारे खत्म, लगभग क्या सारी तो खत्म कर ली पहली बुक के। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हारा मूविंग चार्जेस, तुम्हारा मैग्नेटिज्म, तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एसी करंट, सारे खत्म कर डाले भैया, कुछ ना छोड़ा, कुछ ना छोड़ा। अब इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं? तुम्हारी जो बची कुची एंजाइटी आ रही है ना तुम्हें, सर बीपी लो हाई हो रहा है, सर बहुत एंजाइटी हो रही है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वो बचा कुचा जो है आज वो भी पूरा हो जाएगा। तो आज मैं सेकंड बुक के सारे के सारे फॉर्मूलाज, इवन तुमने शायद बहुत सारे ऐसे तुम्हें 4-5 फॉर्मूले 100% मिलेंगे जो तुमने ना तो बैच में पढ़े होंगे, इवन हो सकता है जो बच्चे मुझसे पढ़े, मैंने एक आधा फॉर्मूला मिस हो गया हो, पॉसिबिलिटी है, तो मैंने तुम्हें यहां सारे इंक्लूड कर लिए। कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सीक्वेंस ऐसा नहीं बचेगा जो तुमने अभी तक ना पढ़ा हो, सब हो जाएगा सब। यानी जिस बच्चे ने ये 2 क्लास मात्र 40 मिनट 20 मिनट 1 घंटा पढ़ लिया, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा तुम्हारा जो तुम तैयार ना बैठे हो। इवन ये भी बता दूंगा, जो बच्चे बोर्ड्स के, कुछ बच्चे ऐसे आएंगे ना इस वीडियो को लाख करोड़ साल बाद देखेंगे और बोर्ड्स के हो सकते हैं, तो उन्हें बता के चलूंगा मैं क्या बोर्ड्स में आता है, क्या सीयूटी में आता है, वो बता के चलूंगा। तो जाके पहली वो वीडियो देखो और फिर तुरंत इस वीडियो को देखना स्टार्ट करो। शुरुआत करते हैं, वैसे तुम्हारा दोनों वीडियो का आपस में ज्यादा लेना देना है नहीं, तो तुम पहले ये देख के बाद में वो भी देख सकते हो। ठीक है, और बोलते बोलते मेरा पेट दर्द करेगा तो मैं बीच में पानी पीऊंगा, बता दूंगा। चलो शुरुआत करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहली चीज हम आके पढ़ते हैं भैया वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में पहली चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए बैच में, उन्हें मैंने पढ़ाई थी एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट जब आई और लाइट को जाना तो यहां था, अगर मिरर ना होता तो लाइट के सीधी ऐसे चली जाती, मिरर के होने की वजह से लाइट यहां चलेगी, तो कितना डेविएट, कितना भटकी रास्ते से, ये रहा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला। इसके बाद ये टॉपिक ऐसा है जो मैंने भी नहीं बताया, लेकिन फिर भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। अगर तुम 2 मिरर एक साथ रख देते हो और लाइट को भेजो तो लाइट मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है इस मिरर से, होती है। कितने रिफ्लेक्शन होंगे लाइट के टोटल, वो बताया जा रहा है यहां पे। तो इस फॉर्मूले से n = 360/θ, ये तब की बात है जब तुम्हारा n ओड निकल के आएगा, तब। अगर तुम्हारा n इवन निकल के आया तो उसमें से -1 कर देना, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। 2 मिरर अगर एक साथ रखें किसी एंगल पर तो वो एंगल थीटा ये रहा। इसके बाद आ जाओ और यहां पे थीटा क्या डालोगे भैया, पता है ये तुम्हें डिग्री में, क्योंकि मैंने ऊपर डिग्री में डाला हुआ है। इसके बाद हमने ये वाला टॉपिक सुन लो, ये वो टॉपिक्स है जो तुम्हें याद लास्ट मोमेंट पे बताने के लिए रखे थे मैंने, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स में तुम्हें पहले बता देता ना 1-2 हफ्ते पहले, तो तुम भूल जाते। तो ये वो टॉपिक्स है जो तुम्हें लास्ट मोमेंट याद आने चाहिए, लास्ट मोमेंट दिखने चाहिए, और एकदम से तुम एग्जाम में जाके लिख सकते हो। कोई भी मिरर के सामने अगर तुम खड़े हो तो मिरर कितनी हाइट का होना चाहिए कि तुम्हारी पूरी इमेज दिख जाए, तो मिरर एटलीस्ट तुम्हारी हाइट का आधा होना चाहिए, ये रहा। इसके बाद आ जाओ मिरर फॉर्मूला, कौन सा भैया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के फॉर्मूले 1/f = 1/v + 1/u, सबको पता है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए -v/u पुट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आए तो समझ जाना तुम्हारा ऑब्जेक्ट रियल और इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आए समझ जाना तुम्हारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल और इरेक्ट है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2 है। म्यू यहां से आया रिफ्रैक्शन, म्यू क्या होता है भैया, याद रखना, μ2/μ1। 2 कहां, जहां लाइट गई, 1 क्या, जहां से लाइट आई, इक्वल्स टू sin i/sin r। इसी को हम लेंस, वो भी बोलते हैं स्नेल्स लॉ, लेंस लॉ आ रहा है याद, इसी को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। इसके बाद μ2/μ1, ये म्यू है तुम्हारा, ये c/v, जो पहली लाइट की स्पीड थी अपॉन जो लाइट की स्पीड बाद में हो गई, v1/v2, इसी से तुम्हारा λ1/λ2 भी आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा ये वाला फॉर्मूला, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ वाला, ये तुम्हारा क्या है, अपरेंट डेप्थ वाला, याद है कॉन्सेप्ट। यहां पर म्यू तुम्हारा ये डेंसर का होता है, याद रखना ये बात, ये मैंने क्लास में 2 तरीके से बताया था, तुम्हें याद होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं डेविएशन इन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के टाइम कितना डेविएशन होता है, लाइट को मान लो लाइट यहां से आई, लाइट चली यहां से गई, जाना यहां से था, तो ये डेविएशन हो गया ना। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है बताओ कितना डेविएशन होता है, डेविएशन इज इंसिडेंट माइनस रिफ्रैक्शन एंगल है, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्टिंग एंगल है।
इसके बाद शिफ्ट, जो ग्लास स्लैब में याद करो लाइट का शिफ्ट हो गया था, लेटरल शिफ्ट, ये डिस्प्लेसमेंट जिसे हमने बोला था वो तुम्हारा क्या था, टी साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, ठीक है। इसके बाद इमेज शिफ्ट, याद करो एक स्लैब रखी है, यहां से तुम देख रहे हो यहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो कितना शिफ्ट हो गया, आगे शिफ्ट होता है, याद रखना, ठीक है। टी मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब, 1 माइनस म्यू सराउंडिंग और अपॉन म्यू ग्लास, ये रहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। आगे इसके बाद हमने पढ़ा टी आई आर, तो लाइट अगर कभी भी ऐसे एंगल से जाए कि रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री बन जाए तो उस टाइम के इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू, ठीक है। और म्यू का फॉर्मूला म्यू टू अपॉन म्यू वन, याद रखना। यहां पर म्यू टू कौन बनेगा इस वाले केस में, म्यू टू बनेगा रेयरर मीडियम, म्यू वन कौन होगा, डेंसर मीडियम, क्योंकि टीआईआर केस तभी पॉसिबल है जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती हो। बहुत ध्यान से सुनना, जिन बच्चों की फोकस सिर्फ वो 20-25 सेकंड वाला है ना, वो गुम हो जाएंगे एकदम से, तो बहुत फोकस के साथ सुनना, क्योंकि मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा फोकस हटना ही नहीं चाहिए। अगर अब भी तुम्हारा फोकस हट गया तो बेटा फिर एंजाइटी के लिए बस डीप ब्रीदिंग ही कर सकते हो, पढ़ाई तो ना कर पाओगे, पर कर लो भैया, कर लो, ठीक है। इसके बाद आओ, इसके बाद तुम्हें याद होगा हमने कर्व्ड सरफेस के लिए तुम्हारा एक फॉर्मूला निकाला था, कर्व्ड सरफेस पे ऑब्जेक्ट अगर रख दो तो इमेज कहां होगी, म्यू टू अपॉन म्यू वी, म्यू टू अपॉन वी, म्यू टू क्या है यहां पर कर्व्ड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, माइनस म्यू वन अपॉन यू, म्यू वन क्या है जहां तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, म्यू टू माइनस म्यू वी अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट, क्या कर्वेचर, जो तुम्हारा वो है ना कर्व वाला पार्ट, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर तुम्हारा लेंस आया, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, यहां पे 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू, ये तुम्हारा लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, वी इज इमेज डिस्टेंस, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन इज वी अपॉन यू, यहां माइनस नहीं आया, मिरर वाले में माइनस वी अपॉन यू था, यहां सिर्फ वी अपॉन यू है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम केस यहां पे भी है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो रियल इन्वर्टेड इमेज, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज। इसके बाद तुम्हारा फॉर्मूला आया लेंस मेकर फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का, लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, ये म्यू को मैं वापस से म्यू टू अपॉन म्यू वन लिख सकता हूं, म्यू टू अपॉन म्यू वन तो हमेशा याद रखो, ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर तुम्हारी लेंस ये है, सुनना, इसका R1 इधर होता है तो ये पॉजिटिव होगा, इसका R1 इधर तो ये नेगेटिव होगा, R2 इधर तो नेगेटिव, ये वाली बात याद रखना। साइन कन्वेंशन, पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ, कुछ बच्चों को डाउट होता है सर फॉर्मूला तो 100 अपॉन एफ होता है, नहीं, अरे फोकल लेंथ को मीटर में लेना, ठीक है, और पावर होती है, पावर की ऐसे यूनिट होती है डायोप्टर, कैपिटल डी लिख देता हूं, क्या हटा देता हूं, समझ गए ना। पावर को तुम किस में लिखोगे, डायोप्टर में, फोकल लेंथ मीटर में लिखना। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, एक से ज्यादा जब लेंस एक साथ रख दो तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट ये रहा, तो पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन एफ, तो फोकल लेंथ का आ गया। इसके बाद हम करते हैं प्रिज्म, वैसे इसके बाद हम करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म में सबसे पहली चीज तुम्हें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना होता है, डेविएशन एंगल आई प्लस ई माइनस ए। ये आई क्या है, जिस एंगल से लाइट घुसी, ई क्या है, जिस एंगल से लाइट निकली। कभी कभी ई की जगह I2 लिख देता है क्वेश्चन वाला, तो कंफ्यूजिया मत जाना, समझ रहे हो। इसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 क्या है, जो पहला रिफ्रैक्टिंग एंगल है, R2 क्या है, जो दूसरी साइड वाला है, ठीक है। अगर तुम्हें मिनिमम डेविएशन की बात करेगा अभी भी क्वेश्चन वाला, तो मिनिमम डेविएशन के लिए फॉर्मूला 2i माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, 2i माइनस ए। और एक और चीज, मैक्सिमम डेविएशन पर ये i 90 डिग्री हो जाएगा, सेम फॉर्मूला i को 90 पुट कर देना बस मैक्सिमम डेविएशन के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मिनिमम डेविएशन है तो I और E इक्वल होते हैं, मतलब जिस एंगल से लाइट प्रिज्म में घुसती है उसी एंगल से बाहर निकलती है, याद रखना। R1 और R2 भी इक्वल होते हैं। जब हम इन फॉर्मूला को यूज करते हैं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालने का फॉर्मूला आता है साइन डेल एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। याद रखना, वेरी थिन, अगर तुम्हारा प्रिज्म काफी ज्यादा पतला है तो पतले प्रिज्म में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है। तो जब ये दोनों हट जाएंगे तो तुम्हारा एक नया फॉर्मूला बनेगा, ये रहा, ये तुम्हारा मिनिमम डेविएशन है, ध्यान रखना, म्यू माइनस 1 माइनस ब्रैकेट ए। इसके बाद हम आता है प्रिज्म में डिस्पर्जन के लिए। जब लाइट निकलती है बाहर अलग अलग एंगल से तो सबसे ज्यादा डेविएट होती है वॉयलेट और सबसे कम डेविएट होती है रेड। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन या फिर डिस्पर्जन एंगल। जब मैं डेल वी की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, डेल आर की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, तो एक नया फॉर्मूला आएगा एंगल ऑफ डिस्पर्जन का, म्यू वी माइनस म्यू आर ब्रैकेट ए। ये तुम्हारा बोर्ड्स में नहीं है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तुम्हारा बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, यानी कितनी ज्यादा पावर है डिस्पर्स कराने की। तो इसका फॉर्मूला म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1। अब सुनो एक चीज, ये म्यू वाई माइनस 1 क्या है, म्यू वाई यहां पे होता है म्यू एवरेज, यानी दोनों का एवरेज निकालना, हमें इन दोनों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, दोनों को ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यही तो है। लेकिन हम ज्यादातर डिस्पर्जन के अंदर एवरेज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं वो येलो का ले लेते हैं, क्योंकि येलो लगभग बीच में होता है।
बीच में ग्रीन होता है, आई नो, लेकिन ज्यादा दिखता येलो है तो इसलिए मान लेते हैं, बस मान लो इसलिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर हम सबसे पहला पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर दो तरीके की चीजें पढ़ेंगे हम। एक तो हम जब ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा और पास देखना चाहते हैं, वो कंडीशन होती है ये वाली, जब इमेज डीपर बने, इस पर हमारी आंख को स्ट्रेन पड़ता है, दबाव पड़ता है। लेकिन हम कभी कभी ऑब्जेक्ट को रिलैक्स मूड में देखना चाहते हैं, एकदम रिलैक्स आई से, ठीक है, तो वो हम देखते हैं इंफिनिटी पर इमेज, उसको बोलते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। ये रहा उसका फॉर्मूला D/F। यहां D क्या है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर, जिसको हम डिस्टिंक्ट विजन या नॉर्मल विजन भी बोलते हैं। और तुम्हारा दूसरा क्या, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, विच इज इक्वल टू 1 + D/F। यही तुम्हें केस हर जगह याद रखना है। फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कुछ ऐसा ही आता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रख लो, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक आईपीस। ऑब्जेक्टिव जहां ऑब्जेक्ट जिसके पास रखा है, आईपीस जिसके पास तुम्हारी आंख रखी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यहां है, आईपीस यहां है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये होती है लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये होती है तुम्हारी वीओ, यानी इमेज, देख लो, वी मतलब इमेज होता है, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस है, प्लस आई पीस के लिए जो इमेज डिस्टेंस है, इन दोनों को ऐड कर दो, दैट्स इट। मिनिमम मैग्निफिकेशन फिर से वही जो तुम आंखों को रिलैक्स करके देखना चाहते हो, VO/U ब्रैकेट D/FE। FE पता है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो बिल्कुल डी डिस्टेंस में देखना चाहते हो, लेकिन आंखें स्ट्रेंड होगी इसमें, ठीक है, तो VO/FO ब्रैकेट 1 + D। देखो उठा के सीधा तुमने ये पटक दिया, उठा के सीधा तुमने देखो ये पटक दिया, देख रहे हो, सेम फॉर्मूले, बस बाहर तुम्हें VO/U करना था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके बाद आ जाओ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के अंदर तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना, बहुत रेयर पूछा जाता है, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी मैं इसलिए बता देता हूं। ये तुम्हारा दो पूछेगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल, एक टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल में यहां माइनस आएगा फॉर्मूले में, टेरेस्ट्रियल में माइनस नहीं आएगा, बस इतना ही फर्क है। मिनिमम मैग्निफिकेशन FO/FE, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन वही रखो, बस साथ में ये ऐड कर दो, देखो इसके जैसा कुछ उल्टा करना है, बस FE/D, दैट्स इट। ये रहा तुम्हारा रे ऑप्टिक्स पूरा खत्म। इसके बाद हम आते हैं कौन सा चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहली चीज तुम्हें याद रखना, फेज डिफरेंस। याद करो एसी चैप्टर जब तुम्हें पढ़ाया था, उसके अंदर फेज डिफरेंस एक चीज थी, जो sin ωt+ आता था। जैसे तुम्हारा एसी करंट के अंदर जब हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करते थे, फेज डिफरेंस 0 था। फिर हमने उसके बाद कैपेसिटिव पढ़ा, वहां पे हमने जाना कि कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट का और ईएमएफ का फेज डिफरेंस π/2 है, तो वही फेज डिफरेंस की बात हो रही है। तो दो वेव के बीच में फेज डिफरेंस, यहां पर तुमसे कोहेरेंट सोर्सेज पूछेगा, ठीक है, तो दो वेव का फेज डिफरेंस या तो 0 हो या कांस्टेंट हो, उन सोर्सेज को, या सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उन सोर्सेज को बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। यहां पर डेल्टा पाई का फॉर्मूला, ये एक्चुअल में ये के है, तुम्हें याद होगा एक वेव नंबर पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में, वेव नंबर ही होता है 2π/λ, उसका फॉर्मूला तुम्हें वहां भी लिखवाया था मैंने, के डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स होता है पाथ डिफरेंस, ठीक है। अब तुम पढ़ सब चुके हो कि पाथ डिफरेंस क्या है, ये सब मैं तो एक फॉर्मूला की वो करवा रहा हूं, फिर भी तुम्हें सीक्वेंस याद दिलाता चल रहा हूं। तो सबसे पहले चैप्टर में हम एक्चुअल में पढ़ते तो है हाइगन्स की थ्योरी, लेकिन उसमें कोई फॉर्मूला नहीं, तो इसलिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये आता है, फेज डिफरेंस इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। और इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी, ये फॉर्मूला 11th में होता है, लेकिन इसका हल्का सा यूज है। क्या यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, किस वेव का ज्यादा एम्पलीट्यूड, दो वेव आई, दोनों ने मिलकर एक नया एम्पलीट्यूड बनाया, तो एम्पलीट्यूड का नेट का फॉर्मूला ये रहा। तुम्हारा वेक्टर में भी फॉर्मूला था ऐसा कुछ, तुम्हें याद हो तो, रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा। सेम इससे रिलेशन निकाल के तुमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला, इसी की जरूरत है हमें। इंटेंसिटी इक्वल्स टू I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos φ। ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, वही है, ये एक्चुअल में डेल्टा फाई है, हम इसे फाई लिख दे रहे हैं, डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, तुम्हारी श्रद्धा है वो, ठीक है। अगर तुम्हारी इंटेंसिटी ये I1 और I2 इक्वल हो जाए I0 के, तो हम एक ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक नया फॉर्मूला, ठीक है, ये याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, मैंने तो कराया हुआ है। अब दो टाइप की इंटरफेरेंस होते हैं, हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस मतलब दो वेव आई एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो गई, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल गई ऐसे मान लो। तो दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, एक तो होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। मतलब तुमने अगर पानी में पत्थर डाला, तो पानी में अगर पत्थर डाला या पत्थर में पानी डालोगे, तुम बताओ, तो तुमने देखा होगा एक जगह पानी ऐसे उठा होता है, एक जगह नीचे होता है, तो जो उठा वाली जगह उसको बोलते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो नीचे वाली जगह उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, मिनिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी यही इस फॉर्मूले में, अगर मैं cos φ की वैल्यू 1 ले आऊं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फाई कितना हो सकता है, 0, 2π, 4π। जब भी तुम ये वैल्यूज डालोगे cos φ की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो हमने फाई को बोल दिया 2nπ, इसे ना भी लिखोगे चलेगा, 2nπ। अगर मैं 2nπ यहां पुट कर दूं, यहां पे अगर मैं देखो फाई की जगह 2nπ पुट करूं, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आई, वो आई तुम्हारी n λ, इसे ना भी लिखो चलेगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू n λ। और एक और चीज, अगर मैं कभी I1 और I2 को इक्वल कर दूं, तो उस टाइम पर तुम्हारी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, 4I। ये डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, इस फॉर्मूले में अगर cos φ की वैल्यू -1 हो जाए, तो ये माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर।
cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। ये कब कब हो सकती है, जब तुम्हारा डेल्टा फाई की वैल्यू 2n-1 पाई होगी। ये माइनस प्लस ना लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू फिर से तुम यहां डालोगे तो सॉल्व करके तुम्हारा डेल्टा एक्स आएगा 2n-1 λ/2। यानी जब जब ये पाथ डिफरेंस होगा दो वेव के बीच में तो तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का एक और नाम है डार्क फ्रिंजेस, जहां तुम्हारा अंधेरा दिखता है लाइट में। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ब्राइट फ्रिंजेस, जहां लाइट का ज्यादा इंटेंसिटी दिखती है, उजाला दिखता है, ठीक है। एक और चीज, जब तुम्हारा मिनिमम इंटेंसिटी होती है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड भी होगा, वो A1 - A2 होता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1 + A2। आगे आ जाओ, इसके बाद आता है YDSC, यंग्स डबल स्लिट सांप का एक्सपेरिमेंट। अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस एक्चुअल में ये निकल के आया, लेकिन हमें पता है कि जब भी ब्राइट फ्रिंजेस यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो देखो जरा कंस्ट्रक्टिव पे n लैम्डा पुट कर दो यहाँ n लैम्डा, तो जब हम सोल्व करते हैं तो ये आता है। ये y क्या है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो पहली, अगर n की जगह 1 डाल दूं तो पहली ब्राइट फ्रिंज की दूरी, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से पहली ब्राइट फ्रिंज की दूरी, ये कहलाता है y। अगर मैं n की जगह 2 डाल दूंगा तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज की दूरी, n की जगह 3 डाल दूंगा तीसरी ब्राइट फ्रिंज की दूरी, ठीक है। इसी तरह हमने जैसे हमने ब्राइट के लिए निकाले, इसी डार्क के लिए निकालेंगे। डार्क के लिए क्या करेंगे, ये जो तुम्हारी वैल्यू है इसको पुट कर देंगे कहां, इसकी जगह, डेल्टा एक्स की जगह, देखो ये रहा। तो यहां से तुम इक्वेट करके y निकालोगे 2n-1 λd/2d। अब यहां पे n की जगह 1 डालना, ठीक है। n की जगह जैसे तुम 1 डालोगे पहली डार्क की दूरी आएगी। कहां से दूरी निकाल रहे हैं, जो सेंटर वाली फ्रिंज है ना उससे दूरी, पहली डार्क की दूरी दूसरी डार्क की दूरी, ये होता है, ठीक है भैया। आसान, कोई दिक्कत। ये बीटा क्या है, λd/d, ये तुम्हारी फ्रिंज की विड्थ, कोई भी डार्क या ब्राइट फ्रिंजेस उसकी विड्थ निकालते हैं। इसके बाद ये होती है एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला, यानी अगर मैं निकालना चाहता हूं क्या, कि भैया इन फ्रिंज की दूरी मैं ऐसा आंख से देख रहा हूं, फॉर एग्जांपल यहां एक फ्रिंज है, मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक। ये तुम्हारा λ/d। इसके बाद अगर मैं कभी भी पूरे YDSC एक्सपेरिमेंट को मान लो पानी में जाके कर रहा हूं, तो पानी में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, तो तुम्हारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, लैम्डा भी चेंज होगा। बस कुछ मत करो, पुरानी वाली फ्रिंज विड्थ को या पुराने वाले लैम्डा को उस पानी में गए, तेल में गए, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। इसके बाद अच्छा, ये पूरा पार्ट तुम्हारा बोर्ड्स में नहीं आता है, बोर्ड्स में सिर्फ यहीं तक आता है, YDSC तक। और YDSC में भी तुम्हारे ये पोर्शन नहीं आता जो तुम्हारे डेरिवेशन वगैरह नहीं आते बोर्ड्स में ना। इसके बाद डाइफ्रैक्शन क्या होता है भैया, सिंपल कुछ नहीं, एक वेव जब किसी छोटी जगह से, छोटे छेद से या कॉर्नर से बेंड हो जाती है, उसको डाइफ्रैक्शन बोलते हैं। कुछ ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलता है जैसा YDSC में मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर होता क्या है, तुम्हारी फ्रिंज की जो फ्रिंज की विड्थ है ना वो धीरे धीरे कम होती है, इंटेंसिटी कम होती है, जैसे बीच में सबसे ज्यादा, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, ऐसे करते करते ये होती है। तो यहां पर तुम्हारा उल्टा, जो यहां ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला था यहां वो डार्क का है। ये एक है, जिस ये मान लो छोटी सी स्लिट है, एक ही है, इसकी जो विड्थ है इसको ए बोल रहे हैं यहां पे, ठीक है। और डार्क का देखो, जो यहां पे ब्राइट का था वो डार्क का बन गया, जो यहां डार्क का था बस +1 कर दो, वो यहां ब्राइट का बन गया। इतना सा तुम्हें याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आया हमारा पोलराइजेशन, ये भी सब नहीं है। पोलराइजेशन में क्या होता है, मैंने तुम्हें याद करो लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट देखा था चश्मे लगा के, याद है वाला। तो करते क्या है, कुछ नहीं करते, लाइट को ये इकलौता ऐसा इफेक्ट है, इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तरीका जो बता सकता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो पोलराइजेशन बता सकता है, ठीक है। पोलराइजेशन क्या, एक तरह का सिस्टम है, पोलरॉइड्स लगाते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को कम करने का काम करता है, जिसकी वजह से हम पे, हमारी आंखों पे ज्यादा लाइट की इफेक्ट ना है। अगर मैं रास्ते में एक पोलरॉइड लगा दूं तो वो लाइट की इंटेंसिटी को इतना कर सकता है, आई से I0 cos स्क्वायर थीटा, इसको मैलूज लो बोलते हैं, ठीक है। अगर कभी भी लाइट तुम्हारी ऐसे एंगल पर आए, तो पता लाइट का रिफ्रैक्शन के साथ क्या भी होता है, लाइट जब भी रिफ्रैक्ट होती है उसका साथ में हल्का सा रिफ्लेक्शन भी होता है। तो लाइट जब भी तुम्हारे ऐसी एंगल से आई कि अंदर जाते वक्त लाइट ने जो एंगल बनाया और लाइट ने जो ये एंगल बनाया, ये दोनों अगर 90 डिग्री बन जाए तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। तब तुम्हारा म्यू इक्वल्स होता है 10 IP, इसको ब्रूस्टर लॉ भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। थके तो नहीं हो हैं, बताओ। जब भी लगे ना मन के अंदर कि थक गए सर बहुत सारा हो गया, जब भी ऐसा लगे, पहली बात तो एक्चुअल में ये सोचो कि मैं एक घंटे में तुम्हें कितनी सारी चीजें दे रहा हूं, एकदम से घिचपिच हो सकती है दिमाग में, आई नो। लेकिन जिन बच्चों ने सब पढ़ा हुआ है, ये रिवीजन के लिए तुम्हारा, और रिवीजन के लिए और कुछ उसके लिए जो एक आधी चीज तुम्हारी छूट गई थी कभी, है ना, उन चीजों के लिए, ये दोनों के लिए है ना, ये ध्यान रखना। तो तुम्हारा एक प्रॉपर तगड़ा रिवीजन चल रहा है, लास्ट में बैठ के बहुत सारे फालतू के न्यूमेरिकल, फालतू की चीजें पढ़ रहे हो, उससे अच्छा है तुम इस एक घंटे का, यानी 40 मिनट का पुराना वाला 20-25 मिनट का, ये इन्हें देख लो, काम बन जाएगा, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर सबसे पहली चीज पढ़ते हैं एनर्जी ऑफ ए फोटोन व्हिच इज इक्वल्स टू E = hc/λ।
सी स्पीड ऑफ लाइट, एच प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 पता है तुम्हें। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज और ये नहीं लिखूंगा, डिस्कस भी नहीं कर रहा। ये होता है तुम्हारा फाइव, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, यानी मेटल किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है, तो कितनी कम से कम एनर्जी दूं कि वो मेटल सरफेस पे आ जाए, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ये क्या है तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी भेजो कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, कम से कम कितनी लाइट की फ्रीक्वेंसी हो। लेमडा नोट क्या है, कम से कम कितनी वेवलेंथ की लाइट भेजो कि वो किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ठीक है, ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए हमने डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखा, E इक्वल्स टू 12400 अपॉन लेमडा। ये हमने क्या कर दिया, एचसी की वैल्यू है, इसको एचसी को हमने किस में कर दिया भाई, देख लो, एचसी को हमने एंगस्ट्रॉम, देखो यहाँ पे लेमडा तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में, ध्यान रखना, ये लेमडा एंगस्ट्रॉम में पुट कर देना। ठीक है, ये लेमडा तुम नैनोमीटर में पुट कर देना, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ी आइंस्टाइन साहब की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी। एनर्जी जो फोटोन लेके आया वर्क फंक्शन में यूज हुई, प्लस बची हुई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन भाग गया, काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, याद करो, ई वी नोट। ये वी नोट क्या है तुम्हारा, क्या है बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। उल्टा पोटेंशियल कितना लगाऊं कि सबसे ज्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे, याद आया। ठीक है, यहीं से हमें पढ़ा क्या भैया, इलेक्ट्रॉन फोटोन की वेव, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो एम वी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका वो रेस्ट मास फोटोन का जीरो होता है। इसलिए हमने P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा पढ़ा। ठीक है, एच अपॉन लेमडा ही क्या, E इक्वल्स टू E अपॉन सी है, कैलकुलेट कर लो यहां से, इस वाले फॉर्मूले से देखो, एच अपॉन लेमडा ही तुम्हारा E अपॉन सी है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा रेडिएशन प्रेशर, जो लाइट आई वो प्रेशर लगाती है, अगर लाइट कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गई तो रेडिएशन प्रेशर होगा 2I अपॉन सी। आई क्या है पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट कंप्लीटली एब्जॉर्ब होगी तो प्रेशर लगता I अपॉन सी। ये वाली बात याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ दो। इसके बाद भैया हमने पढ़ा डी ब्रोई वेवलेंथ, याद हो तो तुम्हें, डी ब्रोई साहब ने रिलेशन बता दिया वेवलेंथ वेव्स का और मैटर का, तो उन्होंने बोला वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, यही तो पढ़ के आए तुम, तो उन्होंने बोला पी की जगह पुट कर दो एमवी। ठीक है, अगर तुम चाहो और भी एमवी की जगह रूट 2m के, तुम्हें याद हो ये डेरिवेशन कराई मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल मोमेंटम के बीच में, के की जगह पुट कर दो क्यूवी, क्यू की जगह पुट कर दो ई, इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी। तुम देखो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट वेवलेंथ होती है 12.27 अपॉन रूट वी, वोल्टेज बताओ और तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, यहां पर एंगस्ट्रॉम में निकलेगी। है प्रोटॉन की वेवलेंथ डायरेक्ट 0.286 अपॉन रूट वी। क्या सब समझ में आ रहा है, बता दो बस, पानी लेने दो में, थके तो नहीं हो ना, हाँ थके तो नहीं हो, मजा आ रहा है, पहले ये बताओ, मजा आना चाहिए देखो। ठीक है, मजा आना चाहिए। अब देखो जितनी मेहनत तुम लोगों ने करी अभी तक, उस मेहनत का फल अब लेने का टाइम आ गया, तो बहुत फोकस के साथ एग्जाम देने जाना। आई नो कि हर बच्चे को एक दिक्कत होती है, सर एंजाइटी वाली प्रॉब्लम हो रही है, सर उतना फोकस और उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे ना, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज, ये थोड़ी सी जो एक दो क्लासेस दी हैं तुम्हें इसीलिए दी हैं, सो दैट अब तुम बाकी सारी चीजें छोड़ दो। अगर तुमने पूरे साल मेहनत की है तो सिर्फ इसे करना, और लास्ट में अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना, दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट में और मात्र खत्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा एटम्स, एटम्स चैप्टर के अंदर सबसे पहली चीज पढ़ी हमने क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर कोई न्यूक्लियस के पास हम अल्फा पार्टिकल को भेजे, मैक्सिमम कहां तक जा पाएगा वो हमने निकाला इससे, डी इक्वल टू 4 गे जेड स्क्वायर अपॉन एमवी स्क्वायर, एमवी नॉट स्क्वायर, ये इनिशियल स्पीड है इसकी। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा, याद करो, बोर्स मैग्नेटन एमवी स्क्वायर इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, यानी कि वही इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल हो, एनएच अपॉन 2 पाई के। यहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ किसी भी ऑर्बिट इक्वल्स टू आर नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड, जहां पे आर नोट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके बाद वेलोसिटी, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वी नोट जेड अपॉन एन। वी नोट की वैल्यू यहां पर दो हो सकती है, सी अपॉन 137 और 2.2 इंटू 10 की पावर 6। और किसी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका, वैसे ये पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया टी नोट एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। अब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है तो उसके पास कितनी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल एनर्जी कितनी है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। तुम ध्यान से देखो, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है और एग्जैक्टली इसका हाफ है, इसका हाफ, तो इस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं वापस से, हमने क्या की, टोटल एनर्जी के, देखो तुम k कांस्टेंट, z कांस्टेंट, z की वैल्यू 1 लो, k या 1 मतलब, चलो k कांस्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, e की चार्ज कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और इलेक्ट्रॉन चार्ज कांस्टेंट है। ये तीनों कांस्टेंट को मैंने सोल्व किया तो इसको मैंने ई नोट बोल दिया और सोल्व करके आया माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डायरेक्ट मैं एनर्जी की वैल्यू पुट कर सकता हूं माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, लेकिन हम जेड की जगह 1 पुट करेंगे क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए करते हैं, जो लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट प्रिफर्ड सीरीज है वो हम इसके लिए करते हैं। तो जेड की वैल्यू 1 डालो। ऑल्सो जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूदता है तो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वही क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वही एक्चुअल में क्या है, फोटॉन्स की एनर्जी, hc ओवर लैम्डा, e2 माइनस e1। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में कूद गया, ये आ गया। वेवलेंथ हम निकाल भी सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ की लाइट निकली, तो 1 अपॉन लैम्डा, ये आर होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, 1 अपॉन n1 स्क्वायर।
कहां कूदा, 1/n² कहां से कूदा, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1.09 इंटू 10⁻7। और ये हमारे डी ब्रोई साहब ने एक रिलेशन दी वेव के लिए कि भैया जो इलेक्ट्रॉन किसी जगह घूम रहा है उसकी वेवलेंथ n लैम्डा हो सकती है। इस रिलेशन से भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे आ जाओ। इसके बाद आए न्यूक्लियर। न्यूक्लियर के अंदर सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर रेडियस। जैसे सबको पता है कि एटॉमिक रेडियस हम मान के चलते हैं ऑर्डर की होती है 10⁻⁻10, तो न्यूक्लियर रेडियस हम मान के चलते हैं लगभग 10⁻⁻15 ऑर्डर की होती है। रेडियस इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, R इक्वल्स टू R नॉट A⁻1/3। यहां से R नॉट की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻15। न्यूक्लियर डेंसिटी याद रखना कांस्टेंट होती है, फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा साइज है, जो भी है। न्यूक्लियर डेंसिटी 2.3 इंटू 10⁻17 कांस्टेंट होती है। इक्वल्स टू ये एनर्जी मास का रिलेशन है, तो पता है अगर मैं 1 एटॉमिक मास यूनिट को, जो कि तुम्हारा होता है 6.6 इंटू 10⁻20 - 27 kg, अगर मैं इसको पुट करके यहां पे पुट करूं, सी की वैल्यू डालू, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है सिर्फ एक एटॉमिक मास यूनिट की हेल्प से, ठीक है। ये तुम्हारा ईबी क्या, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब अगर एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग हैं और उनको मैं जोड़ के एक न्यूक्लियस बनाऊं, तो वो जुड़ने के बाद एक एनर्जी रिलीज करते हैं मास की फॉर्म में, तो वो मास कम हो जाता है, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं, अगर मैं उसी एनर्जी को वापस दे दूं उन्हें तो वो टूट जाएंगे, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एमसी स्क्वायर। यहां पे डेल्टा एम क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन जब अलग अलग है, जब उन्हें जोड़ दिया तो उनका मास कम हो गया, कम वाला मास, तो ज्यादा मास कम मास माइनस करा, बचा हुआ मास आ गया, उसको बोल दिया हमने मास डिफेक्ट, ठीक है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या, बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड कर दो एटॉमिक मास नंबर से, ये रहा तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा रेट ऑफ डिके, यानी हमने रेडियो एक्टिविटी पढ़ी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो बैठ के अपने आप खत्म होते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। तो होता क्या है, dN/dt इसको एक्टिविटी भी बोलते थे, एक्टिविटी बोल देते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ डिके भी बोलते हैं इसे, dN/dt इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। माइनस क्यों है, क्योंकि खत्म हो रहे हैं। लेमडा क्या है, डिके कांस्टेंट गिवन होगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है कि मान लो एक एलिमेंट पहले मान लो n नोट था और कुछ साल बाद n बच गया, तो फॉर्मूला n नोट 1/2 t, कितने टाइम बाद बचा वो, अपॉन t हाफ, इसे बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा। लेमडा फिर से डिके कांस्टेंट तुम्हें गिवन होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेमीकंडक्टर। अब इन चैप्टर्स में ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, तुम्हारे 12th में सिर्फ इतना पूछेगा, ये बाकी सारे तुम्हारे 12th में नहीं है, बोर्ड्स में, ठीक है। तो मतलब जब भी कोई तुम सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो उसमें जितने नंबर ऑफ होल्स होते हैं उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी को नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज बोल देते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो स्क्वायर हो जाएगा ना, बस वही किया है। टोटल करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल्स की वजह से। यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है उसे डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो कम ज्यादा होता रहता है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स यानी स्पेशली जो डायोड्स होते हैं, हमने जो पढ़ा, उनको हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, ये रेजिस्टेंस तुम्हारा कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसे। इसके बाद तुम्हारा नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, इन सबके फॉर्मूले, यानी आउटपुट जो होती है ए का उल्टा, आउटपुट जो होती है दोनों की जो सबसे मैक्सिमम वाली होती है वो, आउटपुट जो होती है दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आती है, आउटपुट जो होती है सबसे मैक्सिमम वाली का उल्टा कर दो, आउटपुट जो होती है मल्टीप्लाई करके जो आती है उसका उल्टा कर दो, ये तुम्हारा नैंड गेट। डी मॉर्गन लॉ तुम्हें याद बताया था, अगर दो का ये मल्टीप्लाई अपॉन वो है तो इसको ऐसे लिख देते हैं। डी मॉर्गन लॉ जरूर देख लेना, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कराए हुए तुम्हें क्लास में, ठीक है। लास्ट चैप्टर आ जाते हैं कम्युनिकेशन। ये चैप्टर अब बोर्ड्स में नहीं है, तो जो बच्चे बोर्ड्स वाले उनका हो गया, क्योंकि करोड़ों साल बाद कुछ बच्चे बोर्ड्स वाले भी देखेंगे नहीं इस वीडियो को, ठीक है। अब सिर्फ वही बच्चे बचेंगे जो सीयूईटी या फिर आईआईटी वाले। तो सबसे पहली चीज होती है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तुम्हें याद होगा मॉड्यूलेशन करके एक टॉपिक पढ़ाया था, है ना। मॉड्यूलेशन इंडेक्स के अंदर हमने पढ़ा क्या, ये तुम्हारा मैसेज वेव का एम्पलीट्यूड, ये तुम्हारा कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, इन दोनों का रेशियो कर दो, यही कहलाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। बैंडविड्थ का एक और फॉर्मूला है कि भैया कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी, मैसेज वेव की फ्रीक्वेंसी, या मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी माइनस दिस, तो ये 2fmi। इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया था तुम लोगों को मैंने। लेंथ ऑफ हर्ट्ज एंटीना इज λ/2, मार्कोनी एंटीना की λ/4। और अगर मैं स्पेस वेव के अंदर बात करूं, एक एंटीना खड़ा कर दिया और उसे सीधी वेव अर्थ पे भेजनी है, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना होता है, √2HR। यहाँ पे h क्या है, उस एंटीने की हाइट, उस टावर की हाइट, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर की। अगर दो टावर लगा दो, एक ट्रांसमीटर जो भेज रहा है, एक रिसीवर, दोनों टावर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको d बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। रेलगाड़ी बंद होगी, पहुंच गई रेलगाड़ी, अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। अब तुम लोगों को प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, और तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम बिताया मैंने बच्चों, है ना। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो यूट्यूब पर पहली बार मुझे देख रहे होंगे, ठीक है। और उन लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चाहे तुम मुझसे पहली बार कोई क्लास देख रहे हो, चाहे कोई बच्चा 10वीं बार देख रहा है, कोई 100वीं बार देख रहा है, अब तुम मेरे सब स्टूडेंट हो, है ना। और मैं सबके लिए भाई आई होप कि तुम लोगों का एकदम बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। मैं चाहूंगा सबसे मिलना जो मुझे आके बोले कि सर आपकी मैंने वो वीडियो देखी थी, सर मैं आपकी उस कोर्स में था। कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे होंगे प्रवेश 3 पॉइंट हो गए, कुछ प्रवेश 1 पॉइंट हो गए, कुछ बच्चे प्रवेश फिजिक्स 3 प्रवेश पढ़ाए मैंने भैया,
ठीक है। फोर्थ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है, वो बच्चे मुझसे शायद पढ़े नहीं है, ठीक है। तो बेटा बस मैं सभी के लिए एक चीज बोलूंगा कि भाई बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और जितनी तुमने मेहनत की है अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने आप को ये मत सोचना कि हमें कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता। अगर तुम पूरे साल पढ़े हो तो थोड़ा सा खुद को सेल्फ अप्रिशिएट करो। जो लास्ट दिन तुम्हारा होगा, जो लास्ट दिन तुम्हारा होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। क्योंकि जब तुम एग्जाम हॉल में घुसोगे ना और तुम अंडर कॉन्फिडेंट अगर घुसे तो तुम्हें आते हुए भी चीजें तुम गलत करके आओगे। तो और कॉन्फिडेंट लेके कैसे आओगे खुद को? कॉन्फिडेंस दो तीन तरीके से आता है। एक तो पढ़ने से आता है, नो डाउट, जो बच्चा अच्छे से पढ़ा उसको आएगा। दूसरा, जिस बच्चे ने अच्छे से न्यूमेरिकल लगाए हैं, मॉक टेस्ट लगाए, उसे आएगा। तीसरा ये होता है कि तुम लोगों को खुद को रिलैक्स फील कराना है। आज के मतलब जो तुम्हारा लास्ट दिन है, लास्ट दिन तुम खुद को रिलैक्स फील कराना है और शॉर्ट नोट्स देखने, बस एक बार गो थ्रू करना है। और ये तुम्हारा न्यूमेरिकल वाली देख लेना, फॉर्मूला शीट। तो फॉर्मूला शीट तुम्हारे दिमाग में आ गई कि तुमने सारे फॉर्मूले देख लिए, शॉर्ट नोट्स तुमने गो थ्रू कर लिए। अब खुद को बस रिलैक्स फील कराना है और ये विश्वास दिलाना है कि तुम पूरे साल तुमने मेहनत की है। पूरे साल नहीं, एटलीस्ट तुमने 6 महीने मेहनत की है, बस दैट्स इट। ठीक है, इतना ही काफी है मेरी तरफ से ना। जय हिंद, बाय बाय। और आई होप कि मैं तुम्हारे इसी वीडियो के नीचे कमेंट का वेट करूंगा जब तुम एग्जाम दे के आओगे कि सर मेरा ऐसा एग्जाम हुआ, इस वीडियो और पिछली वाली वीडियो जो है दोनों। और मुझे लिटरली मैं तुम्हारे कमेंट का वेट करूंगा। बहुत सारे बच्चे जो मेरे बैच वाले, वो वाले भी यही कमेंट कर देना। यूट्यूब वीडियो को मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ, मैं तुम्हारे कमेंट देखूंगा कि तुम लोगों ने एग्जाम अच्छा दिया, कैसा दिया। ठीक है, किसी का अच्छा नहीं भी जाए कोई बात नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं होप तो ये करूंगा कि तुम्हारा अच्छा जाए। बट फिर भी घबराना मत, ठीक है, लाइफ चलती रहेगी, अपना बेस्ट दे के आना, बस बिना टेंशन के ना। चलो बाय बाय, टाटा। और बहुत सारी इमोशनल बातें मैं लास्ट कर ही चुका हूँ आज, और नहीं करूंगा ना। चलो बाय।